सुखपुर एक साधारण सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और उसी सड़क के किनारे बसा था एक पुराना घर। सुबह सुबह गौरी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी सास सावित्री धूप में बैठी थी और पास ही उसका 6 महीने का बेटा नींद में हल्का सा करवट बदल रहा था। गौरी, तू सुबह से लगी हुई है, थोड़ी देर बैठ जा। बचा हुआ काम तो दोनों बड़ी बहुएं भी कर सकती हैं। माँ जी, बस आंगन साफ कर लूं, फिर आराम कर लूंगी। मुन्ना छोटा है अभी, दिन रात का हिसाब नहीं होता ऐसे बच्चों का। और तू है कि खुद को भूलकर काम में लगी रहती है। पता नहीं क्यों माँ जी, काम के बिना बैठूं तो मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। आंगन के दूसरे सिरे पर सुनीता खड़ी थी। वह बाहर जाने ही वाली थी, पर वह गौरी और सावित्री की बात सुनकर रुक गई। अच्छा, तो अब बहुत दया आ रही है अपनी छोटी बहू पर। गौरी और उसका बेटा, बस अब तो वही सब कुछ है इनके लिए। और हमारी बेटियां, क्या वो बस इस आंगन में खेलने के लिए पैदा हुई थीं? सुनीता ने आंगन से रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में जलन और ठंडी सख्ती थी। रसोई में प्रवेश करते ही उसने धीरे से निर्मला से कहा, देखा दीदी, आज फिर वही नाटक। माँ जी ने गौरी को बैठने दिया, उसके बेटे पर इतना प्यार बरसा रही हैं और हमारी बेटियों के लिए एक नजर भी नहीं उठाई। हाँ सुनीता, माँ जी की नजर हमेशा गौरी और उसके बेटे पर टिकी रहती है, जैसे हम सब यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। जब से गौरी का बेटा हुआ है, माँ जी की नजर हमेशा उसी पर टिकी रहती है। हमारी बेटियाँ, क्या उनका होना किसी को दिखता भी है? निर्मला की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर ठंडी गंभीरता थी, जैसे कोई फैसला लेने वाली हो। हमें अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये घर हमेशा गौरी और उसके बेटे का रहेगा और माँ जी की ममता हमेशा उसके लिए ही रहेगी। अगली सुबह आंगन में चाय की भाप उठ रही थी। सावित्री चौकी पर बैठी थीं। पास ही निर्मला और सुनीता बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर बनावटी चिंता थी। माँ जी, कभी कभी लगता है घर में रहते हुए भी हम जैसे बाहर वाले हैं। हाँ माँ जी, घर में जब सबके आदमी बाहर हों तो काम और जिम्मेदारी बराबर बंटनी चाहिए। पर आप भी देखती हैं, कुछ बहुएं हमेशा अलग रखी जाती हैं। किसकी बात कर रही हो बहू? नाम लेने की क्या जरूरत है माँ जी, सब कुछ दिख ही जाता है। गौरी को ही देख लीजिए, हर बात में उसे पहले कहा जाता है, पहले सुना जाता है। सावित्री ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। कुछ पल चुप रहीं, फिर सीधी नजर से देखा। ऐसा कुछ नहीं है बहू, तुम दोनों मन में ये बात क्यों ला रही हो, मैं समझ नहीं पा रही। मेरे लिए तीनों बहुएं बराबर हैं, न कोई ज्यादा है न कोई कम। इतने में गौरी आंगन में आती है और बोलती है, माँ जी, नाश्ता तैयार है, देर हो रही है, आप सभी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है बहू। सावित्री ने बात खत्म समझकर आंगन की तरफ नजर दौड़ाई। माहौल अभी भी हल्का सा तना हुआ था। बराबर, हमेशा यही शब्द, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो गौरी ही आगे रहती है। सुनीता कुछ कहना चाहती थी, फिर चुप रह गई। उसने नजरें झुका लीं। गौरी भोली और साफ दिल की थी। वह बिना कुछ कहे रसोई की ओर चली जाती है। दोपहर का समय था। गांव की गली में नीम के पेड़ तले 4-5 औरतें गोल घेरा बनाकर बैठी थीं। निर्मला और सुनीता भी उनमें शामिल थीं। अरे निर्मला, आजकल तो छोटी बहू बहुत चमक रही है। सुना है घर भर में उसी का नाम चलता है। चमक क्या, बस भोली बनने का ढोंग है। माँ जी के सामने ऐसे पेश आती है जैसे घर उसी ने संभाल रखा हो। निर्मला, बुरा मत मानना, पर तेरी सास जिस तरह छोटी बहू के बेटे पर जान लुटा रही है, वैसे में कल को सब कुछ उसी बेटे के नाम हो गया तो हैरानी नहीं होगी। सुनीता ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उलझन और डर साफ था। तुम ठीक कह रही हो बहन, पर हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी का सारा ध्यान गौरी और उसके बेटे पर ही रहता है। हम बोले तो लगता है शिकायत कर रहे हैं, चुप रहें तो सब हाथ से निकलता दिखता है। एक दिन दोपहर को राधा और पूजा आंगन में मुन्ना के साथ खेल रही थीं। मुन्ना खिलखिला रहा था। पास ही गौरी बैठी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी आंगन में तेज कदमों की आहट हुई।
अरे पूजा, उठो वहाँ से। तुम्हें खेलने के लिए यही जगह मिली है क्या? राधा और पूजा चौंक गईं। उनकी हंसी एक पल में थम गई। अरे दीदी, क्या हो गया? अगर पूजा और राधा मुन्ना के साथ थोड़ी देर खेल ही ली तो क्या बुरा है? वो भी तो उनका भाई है। भाई, खून के रिश्ते ऐसे नहीं बनते गौरी। हर किसी को अपनी हद में रहना चाहिए। दूसरों के बच्चों से इतना लगाव ठीक नहीं होता। बाद में यही लगाव मुसीबत बन जाता है। रात उतर चुकी थी। घर के आंगन में बस दिए की मध्यम लौ जल रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन आंगन में निर्मला और सुनीता अब भी जाग रही थीं। दीदी, अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। दिन रात वही गौरी और उसका बेटा। हमारे बच्चों का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं रहा माँ जी के लिए। मैं सब देख रही हूँ सुनीता। चिंता मत करो, हर खेल का तोड़ होता है। कैसा तोड़ दीदी? मुझे गांव की औरतों से सुनने को मिला है, इस गांव से थोड़ा दूर काली घाटी के पास एक जगह है। वहां एक बाबा रहते हैं। बाबा? हाँ, लोग कहते हैं उनकी बात कभी खाली नहीं जाती। जो उलझन हो, जो रास्ता चाहिए हो, सबका हल बताते हैं। अंधेरे में निर्मला और सुनीता का फैसला तय हो चुका था। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। हल्की ठंडक हवा में घुली थी। निर्मला और सुनीता दबे पांव बाहर निकल पड़ती हैं। दीदी, मन अजीब सा डर रहा है। डर से कुछ नहीं होता सुनीता। अगर चुप रहेंगे तो हमेशा पीछे ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद निर्मला और सुनीता उन बाबा के पास पहुंच जाती हैं। गुफाओं के बीचों बीच एक बाबा बैठे थे। उन्होंने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ बेटियों, आने में देर कर दी तुमने। आप हमें जानते हैं? जो यहाँ आता है उसकी परेशानी खुद ब खुद सामने आ जाती है। अब बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, हमें बस एक पुत्र की कमी है। हम दोनों माँ बनना चाहते हैं। ऐसा बेटा जो हमारा सहारा बने। ये लो, इसे साफ पानी में डालकर पी लेना। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बाबा। लेकिन हर चीज की कीमत होती है बेटियों। जिस रास्ते से वरदान आता है, उसी रास्ते से बलिदान भी देना पड़ता है। कैसा बलिदान बाबा? घर में जो सबसे कीमती हो, सोना, चांदी, गहने, वह तुम्हें मुझे चढ़ाना होगा। और याद रखना, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। ठीक है बाबा, जो मांगा है दे देंगे। बस हमारी मुराद पूरी हो जाए। तो जाओ और वादा मत भूलना। इधर सावित्री खाट पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। गौरी पास ही मुन्ना को लिए बैठी थी और चुपचाप उसे देख रही थी। आज दोनों नजर नहीं आ रही। घर कुछ खाली सा लग रहा है। पता नहीं माँ जी, शायद मंदिर चली गई हो। कहीं चली गई हूँ या कुछ सोच रही हूँ। आजकल उनकी चुप्पी मुझे डराने लगी है। आपको लगता है वो मुझसे नाराज हैं? नाराजगी नहीं बहू, कभी कभी इंसान की इच्छा ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए कह रही हूँ, अगर वो कुछ कहें तो दिल छोटा मत करना। ये घर सब्र से टिकता है, जवाब से नहीं। जी माँ जी, मैं समझ गई। निर्मला और सुनीता तेज कदमों से चल रही थीं। दीदी, बाबा ने जो मांगा है वो गहने हम लाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो गिनती के ही हैं। किसने कहा अपने गहने देंगे? माँ जी के पास देखे नहीं तुमने? अलमारी भरी पड़ी है, सालों की जमा पूंजी। दीदी, अगर माँ जी को जरा सा भी आभास हो गया तो वो हमें जिंदगी भर के लिए दोषी मान लेंगी। शक तब होता है जब कोई गलती करे। हम ऐसा करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। डर उसके चेहरे पर था और लालच आंखों में। निर्मला और सुनीता घर में दाखिल हुईं। सामने सावित्री बैठी थीं और उसके पास ही गौरी चुपचाप खड़ी थी। आ गई तुम दोनों? इतनी देर कहाँ थीं? आज नजर नहीं आई सुबह से। हाँ माँ जी, कभी कभी घर से बाहर जाना भी जरूरी हो जाता है। पता नहीं क्यों बहू, पर घर में रहते हुए भी आजकल तुम दोनों बहुत दूर लगती हो। दूर तो लगेंगे ही माँ जी,
जब घर में किसी को हमारी जरूरत ही न रह जाए। ऐसी बात क्यों सोचती हो सुनीता? आपकी लाडली बहू और पोता हर वक्त आपके पास रहते हैं, फिर हमें कौन याद करेगा? अब हमारी मौजूदगी से क्या फर्क पड़ता है? दीदी, आप दोनों ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ जी तो सबकी हैं और मुन्ना तो बस बच्चा है। तुम नहीं समझोगी गौरी, कुछ बातें बिना कहे ही चुभ जाती हैं। अगर मुझसे जाने अनजाने में आप दोनों का दिल दुखा हो तो सच में माफ कर दीजिए। मेरा इरादा कभी बुरा नहीं रहा। कमरे में पल भर की खामोशी छा गई। सावित्री ने गहरी सांस ली। घर में अपनापन तुलना से नहीं, भरोसे से चलता है। कोई किसी से कम नहीं। तुम तीनों मेरे लिए एक बराबर हो। बात खत्म हो गई, लेकिन दिलों में जमा कड़वाहट अभी बाकी थी। रात का सन्नाटा गहरा हो चला था। घर सो चुका था। सावित्री के कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। निर्मला और सुनीता अपने योजना अनुसार दबे पांव अंदर घुसीं। गहनों की हल्की खनक हुई और फिर सब शांत। कुछ देर बाद आंगन के अंधेरे कोने में, दीदी, गहने तो ले आए, पर अब आगे क्या होगा? सुबह माँ जी पूछेंगी ही, तब क्या कहेंगे? अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। माँ जी को ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि गहने हमने लिए हैं। ये गौरी किसी दिन तो काम आएगी ही। गौरी? पर दीदी, माँ जी तो उसकी हर बात मानती हैं। वो कैसे विश्वास करेंगी कि गौरी ऐसा कर सकती है? और क्या, माँ जी को उस पर बहुत भरोसा है ना, उसी भरोसे का फायदा उठाएंगे। निर्मला ने कपड़े में लिपटे गहनों में से एक हार निकाला। फिर दोनों दबे पांव गौरी के कमरे की तरफ बढ़ीं। कमरे में गहरी नींद का सन्नाटा था। फिर निर्मला ने गौरी के कपड़ों के बीच चालाकी से हार अंदर सरका दिया। अब खेल हमारे हाथ में है।